वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। ये मैथमेटिक्स का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है गेट सिलेबस में उसका सेकंड लेक्चर है। हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था जितनी भी डेफिनेशंस और जितने भी फार्मूलाज था और जो भी थ्योरी थी हमने वो सारी कवर कर ली थी। आज बेसिकली थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे। जितना भी होगा, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो सारा का सारा इसमें कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले एरर निकालने का मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, एग्जांपल नहीं कराया था, सिर्फ थ्योरी कराई थी और फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे पहले एक प्रोबेबल एरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, इसमें क्या है कि इन कैरिंग अ लाइन ऑफ लेवल अक्रॉस ए रिवर द फॉलोइंग 8 रीडिंग्स वर, कितनी रीडिंग्स है? 8 रीडिंग्स वर टेकन विद अ लेवल अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग्स लिए हैं हमारे पास कोई भी लेवल से। तो इसके अंदर जो कैलकुलेट करना है हमारे पास, एक तो प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन मींस ES कैलकुलेट करना है हमें, और दूसरा प्रोबेबल एरर ऑफ मीन कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ES की जो फॉर्मूला है वो है +-0.6745 समेशन ऑफ वी न्यू स्क्वायर अपॉन में n-1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 8। और v क्या है हमारे पास? ये था हमारे पास डिफरेंस हर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से। तो इसमें सबसे पहले n तो निकाल लिया हमने, अब v निकालना है। v कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास मीन वैल्यू होगी उससे निकालेंगे। तो हमारे पास मीन वैल्यू क्या है? इसके अंदर हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो इन सब 8 वैल्यूज़ का मीन है। तो अगर आप इन 8 वैल्यूज़ का मीन कैसे निकालोगे? हम जो मीन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हम मीन निकालते हैं जो वैल्यूज़ हैं इसकी हमारे पास वो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम करेंगे हम, जितनी भी वैल्यूज़ हैं 2.322 प्लस 2.346 प्लस 2.352 प्लस 2.306 प्लस 2.312 प्लस 2.300 प्लस 2.306 प्लस 2.326 इस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? 8। तो मीन वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी इसकी? जब आप करोगे तो 2.321 आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमने मीन वैल्यू निकाल ली इसकी। और फिर उसके बाद ये जो मीन वैल्यू आई उसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन जो है उसको माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो 2.321 माइनस 2.322, फिर ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो v की वैल्यू 8 वैल्यू आ जाएंगी। फिर उनका स्क्वायर करके समेशन करेंगे तो वो हमारे पास समेशन ऑफ v स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था ES इज इक्वल टू +-0.6745 समेशन ऑफ न्यू स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में n-1। तो यहाँ पे हमारे पास हमने मीन निकाला था, उसमें से ये वैल्यूज़ को माइनस करके उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो समेशन ऑफ v स्क्वायर हो जाएगा। और n की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो नीचे कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू n-1 7 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो प्लस माइनस का 0.01295 आएगा। और जो ये रीडिंग्स जिस यूनिट में मेजर्ड हैं उसी यूनिट में हमारे पास एरर भी आ जाएगा। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा। जब हमने ES निकाल लिया, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, तो हमारे पास प्रोबेबल एरर ऑफ मीन क्या होगा? हमारे पास प्रोबेबल एरर ऑफ मीन क्या होगा? ES अपॉन में √n, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। एक्चुअली यहाँ पर चल नहीं रहा है ये सही से। तो EM जो होगा वो हमारे पास ES अपॉन में √n होगा। तो ES हमारे पास जो आया था 0.01295 प्लस माइनस रूट अपॉन में 8 आएगा। तो 0.00458 मीटर आ जाएगा, क्योंकि पहले की यूनिट हमने मीटर मान के चली। ये जितनी भी वैल्यू है वो मीटर में है।
जो भी यूनिट होगी उसी में एरर आएगा हमारे पास। तो अगर आपको v समझ नहीं आया है तो मैं फिर से बता दूंगा। v का कुछ नहीं है, पहले हमने जो मीन वैल्यू निकाली थी, जैसे मैं आपको एक v निकाल के दिखा देता हूँ कि मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी इन 8 ऑब्जर्वेशंस की, वो आई थी 2.321। तो अगर v1 निकाला जाएगा तो वो होगा 2.321 मीन वैल्यू में से जो भी वैल्यू है 2.322 सिंगल ऑब्जर्वेशन, उसको माइनस करके लिखना है। तो जो माइनस करके लिखेंगे 0.001 आएगा, तो ये v1 हो गया। अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो v1 का स्क्वायर कैसे होगा, v1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.4 बार 0 1। तो वैसे ही v2 निकालेंगे, तो v2 कैसे निकालेंगे, v2 भी हमारे पास मीन वैल्यू जो है 2.321 माइनस 2.346, इसको करेंगे तो 0.025। मैं इनका जो वैल्यू का जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे जब v2 में तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। भले यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है लेकिन मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। फिर हम v2 का स्क्वायर करेंगे, v2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0000625 आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास v8 स्क्वायर तक निकालना है। और फिर हमारे पास जो समेशन ऑफ v स्क्वायर था वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही v8 स्क्वायर तक होता है। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देना है और हमारे पास ES और EM की वैल्यू निकलेगी। तो ऐसे ही बस दो ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबल एरर ऑफ मीन का निकालना, बाकी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में। फिर हमारे पास आता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या लॉज ऑफ वेट देख लेते हैं कि वेट क्या होता है। वेट तो मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट वर्दीनेस और प्रिसाइज को इंडिकेट करता है, तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा वैल्यू है हमारे पास वो। तो इसके भी लॉज हैं कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका वेट भी चेंज हो जाएगा। तो उसके 7 लॉज हैं, 7 लॉज यहाँ पे देख लेते हैं और एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ कि द वेट ऑफ एन अर्थमेटिक मीन ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट वेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मान लो हमने एक एंगल ए नापा, वो हमने 6 बार नापा। मान लो एक एंगल ए की वैल्यू हमने 6 बार कैलकुलेट की, तो हमने हर एक जो ऑब्जर्वेशन लिया उसका यूनिट वेट दिया, मतलब कि उसका हर एक का वेट क्या है 1 है। तो जब यूनिट वेट होगा तो जब इसके जो वेट ऑफ अर्थमेटिक मीन मीन्स एक की वैल्यू 6 डिफरेंट वैल्यू जाएंगी, तो फिर उसका जो मीन निकालेंगे इसका, वो हमारे पास उसका वेट निकालेंगे तो वो समेशन ऑफ इक्वल ऑफ वेट होगा, या मीन्स बराबर किसके हो जाएगा, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल लिया, हमने एक एंगल ए निकाला, उसकी 6 वैल्यूज आई, एक A1 आई, एक A2 आई, एक A3 आई, एक A4 आई, एक A5 आई और एक A6 आई। अब इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, मीन्स इन 6 वैल्यूज़ को ऐड करके 6 से डिवाइड किया, तो जो मीन वैल्यू आई एक एंगल ए की, उसका जो वेट होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6, तो उसका वेट कितना होगा 6 के बराबर हो जाएगा। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि द वेट ऑफ द वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेट्स। तो मान लो कि फिर से एक एंगल ए नापा, उसका हमने जो एंगल ए नापा उसकी 6 वैल्यूज नापी, एक A1 जिसका वेट अलग अलग है। अब क्या इक्वल वेट या यूनिट वेट नहीं है, उसका वेट मान लो किसी का 2 है। फिर हमारे पास A2 नापा, उसका वेट 3 है। तो अगर डिफरेंट वैल्यू है, मान लो मैं 2 ही मेजरमेंट्स के एग्जांपल से समझा देता हूँ, तो उसका वेट कितना होगा, मीन्स अब इसका मीन निकालेंगे तो इसका मीन नहीं निकलेगा, अर्थमेटिक मीन नहीं निकलेगा, इसका क्या निकलेगा हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन निकलेगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि जो एंगल ए, जो हमारे पास एक ए हुआ हमारे पास, इसका जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा, जो उसका वेट था उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन को, और A1 प्लस 3 ऑफ A2, क्योंकि A2 का वेट जो है हमारे पास 3 था, अपॉन में समेशन ऑफ वेट कितना 5। तो इससे जो एंगल ए की वैल्यू आएगी वो वेटेड अर्थमेटिक मीन आएगी, और इसका जो वेट होगा वो
इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वेट्स। इंडिविजुअल वेट कितना हो गया 2 + 3, 2 + 3 5 हो गया। तो जो वेटेड अर्थमेटिक मीन आएगा उसका वेट सम ऑफ इंडिविजुअल वेट हो जाएगा, मीन्स 5 वेट हो जाएगा। फिर तीसरा लॉ कहता है कि वेट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल वेट्स। मीन्स हमने 2 एंगल नापे, एक ए नापा जिसका वेट हमारे पास मान लो 2 है, एक हमने बी एंगल नापा जिसका वेट हमारे पास 4 है। तो हमारे पास अगर हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं 2 और 2 क्वांटिटीज़ का, मतलब जो 2 हैं तो इनका अगर सम निकालते हैं ए + बी की वैल्यू निकालते हैं तो इसका वेट कितना होगा। इसका वेट जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल वेट, मीन्स 1/2 + 1/4 के बराबर वेट हो जाएगा ए + बी का वेट जो होगा। तो इनका रेसिप्रोकल करो पहले इंडिविजुअल्स वेट का, और फिर उसका भी रेसिप्रोकल करो। पहले इनका रेसिप्रोकल किया फिर ओवरऑल का रेसिप्रोकल किया, वो इसके ए + बी के वेट के बराबर होगा। ए + बी मैं ले रहा हूँ, अगर हम सी क्वांटिटी लेते हैं या 4 क्वांटिटी लेते हैं, मान लो इसमें हमने सी और डी जोड़ लिया, इसके अंदर हमने सी और डी जोड़ लिया, सी का वेट हमने मान लिया 3 है और डी का वेट 6 मान लिया, तो हमारे पास जो वेट होगा ए + बी, जितनी भी क्वांटिटीज हैं ए + बी + सी + डी का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 में समेशन ऑफ वेट ऑफ ए + 1 में वेट ऑफ बी + 1 में वेट ऑफ डी + 1 में वेट ऑफ डी का ओवरऑल रेसिप्रोकल। ये हमारे पास थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ लॉ में क्या कहता है कि इफ़ ए क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर द वेट ऑफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स गिवन क्वांटिटी बाय द स्क्वायर ऑफ फैक्टर। तो हमारे पास अगर कोई भी क्वांटिटी का वेट, कोई भी क्वांटिटी की जो भी एंगल है, मान लो 30 डिग्री हमने मेज़र किया, अगर इस एंगल को या फिर इस क्वांटिटी को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका वेट कितना था, मान लो 2 था, और इस क्वांटिटी को हमने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इसका वेट जो होगा न्यू क्वांटिटी का A1 मान लो, जो नई क्वांटिटी होगी 90 डिग्री, उसका जो वेट होगा वो हमारे पास उस फैक्टर से, जो पहले वेट था 2, उस फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है। और अगर हमने ये तो हम डिवाइड करेंगे अगर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लो इसी को जो 30 डिग्री था इसी को डिवाइड बाई 3 या किसी भी फैक्टर से डिवाइड किया एंगल ए को, तो जो A1 का जो पहले वेट था हमारे पास 2, तो जो A1 का जो वेट होगा वो हमारे पास 2 इंटू का 3 का स्क्वायर, मीन्स इस क्वांटिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका वेट, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है मीन स्क्वायर से। तो ये समझते हैं कि इफ क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर द वेट ऑफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स गिवन वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द फैक्टर। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे इसके स्क्वायर ऑफ द फैक्टर से, और वही है कि अगर हम किसी क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं किसी फैक्टर से तो उसका वेट जो होगा वो स्क्वायर ऑफ फैक्टर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उल्टा हो जाता है। सिक्स्थ लॉ क्या कहता है कि इफ़ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई इट्स ओन वेट द वेट ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेट ऑफ द इक्वेशन। मीन्स ये क्या है, एक तरीके का मल्टीप्लाई है, तो ये यही सेम फोर्थ वाला ही लॉ है। इसमें क्या लॉ है कि कोई भी क्वांटिटी है, मान लो ए क्वांटिटी है, उसका वेट अगर 2 है तो अगर एक उस क्वांटिटी के वेट से ही उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मीन्स एंगल ए को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नई जो क्वांटिटी आएगी उसका वेट कितना हो जाएगा 2/2 स्क्वायर, तो जनरली 1/2, तो उसी को हमने कह दिया कि उसके रेसिप्रोकल ऑफ वेट के बराबर हो गया। सेम वही फोर्थ वाला पॉइंट है, लेकिन एक ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो हम डायरेक्टली इन्वर्स कर देंगे उसके वेट को, अगर हम उसके क्वांटिटी को उसके वेट से ही, खुद के वेट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नई क्वांटिटी का वेट होगा वो पुरानी क्वांटिटी के वेट का इन्वर्स आ जाएगा। सेवन्थ वाला इम्पोर्टेंट है, जो सेवन्थ लॉज है। सेवन्थ लॉज में कुछ नहीं है कि अगर जो नई क्वांटिटी है या फिर
उसका वेट कितना होगा। द वेट ऑफ एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहता है, मीन चेंज नहीं होगा। इफ़ ऑल द साइंस ऑफ इक्वेशन आर चेंज, या तो हम अगर पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दें, या फिर हम उस इक्वेशन को या फिर उस क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट से प्लस या माइनस कर दें। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक क्वांटिटी है a प्लस बी, जिसका हमारे पास 70 डिग्री आता है। अगर हम इसका पूरी क्वांटिटी का एंगल चेंज, वो साइन चेंज कर दें, मीन्स यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो इसका जैसे वेट पहले मान लो 2 था, तो बाद में भी इसका वेट कितना रहेगा, नया वेट जो होगा वो भी 2 के बराबर रहेगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन का साइन चेंज हो गया। और इसमें भी हमारे पास वेट चेंज नहीं होता। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें कि अगर किसी कांस्टेंट से प्लस या माइनस कर दिया जाए, मीन्स जो a प्लस बी था 70 डिग्री, अगर इसको 180 डिग्री माइनस a प्लस बी लिखें, इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री माइनस इसका वेट अगर मान लो पहले 2 था, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो इसका भी जो नई इक्वेशन है, क्योंकि 180 डिग्री क्या एक कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट से माइनस किया है, तो इसका भी वेट कितना रहेगा हमारे पास, वेट जो रहेगा वो 2 के बराबर ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होता है। तो ये 7 लॉज है हमारे पास वेट देने के। वेट का मतलब इम्पोर्टेंस है ये 7 लॉज, या फिर 1 मार्क्स में वेट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रूल्स है कि हम वेटेज किस ऑब्जर्वेशन को कितना वेटेज दें, ये 4 रूल्स हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट के जो 2 रूल्स हैं वो हमारे पास करेक्शन एडजस्टमेंट में यूज होगा। उसका जो फॉर्मूला है वो करेक्शन, जो एरर का एडजस्टमेंट है 4th यूनिट अगली यूनिट उसमें यूज होगा, इसलिए हम ये 2 मिनट देख लेते हैं कि द रूल्स जो है, द वेट ऑफ एन एंगल वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेट एंगल। मीन्स अगर हम किसी भी एंगल को बारी बारी नाप रहे हैं तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं ना कि वो ट्रू वैल्यू एक बार आएगी, तो जितनी ज़्यादा और ऑब्जर्वेशन होंगी उतनी ज़्यादा वेटेज हमारे पास उसको देंगे, मीन्स उसका वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, डायरेक्टली वेरी करता है। और वेट्स वेरी इन्वर्सली एज द लेंथ ऑफ द वेरियस रूट्स इन केस ऑफ लाइन्स ऑफ लेवल्स। मान लो अगर हम कोई लाइन को मेजर कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम उसमें गलत मेजरमेंट कर दें। मान लो हमारे पास कोई लाइन है 100 मीटर की नाप रहे हैं और 20 मीटर का टेप ले रहे हैं, तो हम क्या टोटल 5 बारी नाप रहे हैं। अगर हम यही 200 मीटर की लाइन नाप रहे हैं तो हम 10 बारी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं 20 मीटर के टेप से, तो इसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ गए एरर होने के, तो हमारे पास वेटेज इसमें कम होगा और इसमें वेटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतने ज़्यादा चांसेज ऑफ एरर होंगे और वेटेज कम हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ रूट के या फिर लेंथ ऑफ लाइन के। अब ये 2 हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये 2 चीज़ समझ लेते हैं हम। इसमें क्या है कि इफ़ एन एंगल इज़ मेजर्ड एज लार्ज नंबर ऑफ, ये नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इट्स वेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर। कि जो वेट होता है, कोई भी हम एंगल नापते हैं तो उसमें प्रोबेबल एरर देते हैं, वो जो वेट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एरर। ये इसका यूज होगा जब हम एरर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि जो स्टैंडर्ड एरर है या फिर प्रोबेबल एरर है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा क्या है कि जो करेक्शन हम अप्लाई करते हैं, द करेक्शन टू बी अप्लाई टू वेरियस ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू देयर वेट्स। तो जो करेक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के, और पहले वाला क्या था कि वेट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरर के स्क्वायर के, तो इससे क्या है करेक्शन जो अप्लाई होता है वो स्टैंडर्ड या फिर प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारे पास एरर एडजस्टमेंट के चैप्टर में काम आएगा। जो हम एरर एडजस्टमेंट करेंगे ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब करेक्शन हम वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों करते हैं, क्योंकि जिसका वेट ज़्यादा होगा उसमें करेक्शन कम लगेगा, क्योंकि जिसका वेट ज़्यादा है उसकी वो वैल्यू क्वांटिटी अच्छी है तो करेक्शन भी उसमें कम अप्लाई होगा, लेकिन जिसका एरर ज़्यादा है उसमें करेक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हमारे पास मेन जो टॉपिक है अब ये आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसी से हमारे पास 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में मैंने सॉल्व करके दिखाया था, तो उसमें नॉर्मल इक्वेशन बना के दिखाया था, वो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन था, पर इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। जितने भी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक बार अगर हम वो इसके पीछे का मोटिव समझ लेंगे
या फिर एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालना है। बस दो ही हमारे पास बातें हैं इसमें याद रखने वाली, जो मैं बता दूंगा अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। बस वो दो बातें याद रख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से, उसमें कोई भी गलती आप करोगे ही नहीं। पर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे कि हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 5 तरीके के हो सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के आ सकते हैं इक्वल वेट के, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अनइक्वल वेट, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनका इक्वल वेट है, या फिर फोर्थ जो ऑप्शन है अननोन क्वांटिटी का अनइक्वल वेट। और फिर फिफ्थ क्या हमारे पास एक कंडीशन इक्वेशन भी दे देते हैं कि जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमें पता है कि सम ऑफ एंगल कितना होता है। ट्राइंगल में कंडीशन इक्वेशन होती है, जैसे कि हमको पता है सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आपको 2 एंगल ही दिए जाएँ तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन इक्वेशन है। तो इससे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल लेंगे ए बी सी की, अलग अलग डिफरेंट एंगल की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे होगी वो हम इस फिफ्थ केस में देखेंगे। तो इनका सिंपल है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन केस फर्स्ट होगा तो उसमें अर्थमेटिक मीन हो जाएगा जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी, क्योंकि इक्वल वेटेज रहेगा। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे जो भी ऑब्जर्व वैल्यू होगा। और दूसरा अगर अनइक्वल वेट रहेगा तो उसका वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी एग्जाम्पल में देख लेंगे हम। फिर हमारे पास केस 3 और केस 4 है कि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जर्व क्वांटिटीज है अननोन का ऑफ इक्वल वेट और अनइक्वल वेटेज का। तो जब केस 3 और केस 4 के क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। जब हम बनाएंगे जो भी इक्वेशंस होंगी तो उसकी हमें नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तब वो सॉल्यूशन होगा। और when the unknowns are independent of each other, their MPV most probable value can be found by forming the normal equations for each of the unknown quantity। को जितनी ज़्यादा अननोन क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नॉर्मल इक्वेशन। जनरली 3 का ही हमसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, 3 और मैक्सिमम कितना 4 का पूछा जाएगा। पर लास्ट ईयर जो आया था वो 3 का आया था। एंड ट्रीटिंग दैम एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू गेट वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। तो हम अननोन्स जो भी होंगे जैसे अल्फा बीटा गामा या ए बी सी, उनकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल लेंगे नॉर्मल इक्वेशन से। और केस 5 के चीज़ में जो 2 चीज़ें हैं, एक तो हम नॉर्मली कंडीशन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कंडीशन इक्वेशन होगी तो एक जो ऑब्जर्वेशन इक्वेशन होगी उसको कम कर देगी, मींस अननोन को कम कर देगी। जैसे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इसमें 3 अननोन है ना, a b c, इन तीनों की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है। पर इन तीनों का 180 डिग्री सम होता है, तो हम a को कैसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का समेशन ऑफ b प्लस सी। तो एक अननोन को इसने एलिमिनेट कर दिया। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका जो होता है जिसको हम मेथड ऑफ कोरिलेट्स कहते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो मेथड ऑफ कोरिलेट्स होता है। तो दोनों मेथड हम देख लेंगे लास्ट में। इसके मैंने अब एग्जांपल्स ले रखे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के एग्जांपल्स हैं। पहले सिंपल सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एग्जांपल 1 में क्या है कि फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एंगल ए फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशन। तो मैं आपको एक डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जब भी हम MPV के जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उसका जो एग्जांपल करेंगे, जब भी करेंगे तो 3 बातें याद रखनी है। एक तो जब भी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालेंगे उसका देखेंगे कि उसका वेट क्या है। सबसे पहली बात, अगर वेट नहीं है तो उसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सम करके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालेंगे। अगर वेटेज दे रखा है, अगर एक केस हो गया वेट नहीं दे रखा है, एक केस हो गया वेटेज दे रखा है। अगर वेट दे रखा है तो इसमें वेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में उसके कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे उस क्वांटिटी को। तो 2 हमारे पास केस हो गए। और तीसरा केस जो हम निकाल सकते हैं वो है, सिर्फ हमारे पास एक तरीका जो इजी बनाता है वो है नॉर्मल इक्वेशन का। तो बस हम ये 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे इसमें मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं और जो 5 केस हैं वो इन 3 चीज़ों से सॉल्व हो जाएंगे। तो भी सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला केस था जिसमें हमारे पास इक्वल वेट है या फिर इनका यूनिट वेट मान लेते हैं। जब वेट नहीं दे रखा तो इन सब तीनों क्वांटिटीज़ का क्या वेट इक्वल मान लेते हैं या फिर यूनिट वेट मान लेते हैं। तो इसमें जब इक्वल वेट है तो इसका जो होगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी हमें ए की, एंगल ए की हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी हमें एंगल ए की। तो मैंने बताया इसमें देखो कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 4। तो जब
ए का तो हमारे पास सिंपल है कि ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू हो गया हमारे पास, सॉरी ये चल नहीं रहा ढंग से, ए इक्वल टू हो गया 30 डिग्री 28 मिनट 40 सेकेंड, और 3a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 91 डिग्री 25 मिनट 55 सेकेंड, और 4a की वैल्यू जो है वो है 121 डिग्री 54 मिनट 30 सेकेंड। अब हमारे पास वेट तो है नहीं लेकिन कोफिशिएंट्स है, इसका कोफिशिएंट है 1, तो इसको ऑलरेडी 1 इंटू ए लिखेंगे, 1 इंटू ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री 28 मिनट 40 सेकेंड, और इसका जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 3, क्योंकि ये 3 है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 इंटू 3a जो इसका कोफिशिएंट है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 274 डिग्री, तो इसका आएगा हमारे पास 274 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, और फिर इसका 4 इंटू 4a करेंगे, जो कोफिशिएंट है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 487 डिग्री 38 मिनट 0 सेकेंड। अब ये हमारे पास इनको सम कर देंगे तो ये कितना हो गया, 1a है हमारे पास, ये हमारे पास 3 इंटू 3 9a के इक्वल है, सॉरी यार ये सही से चल नहीं रहा, ये हो गया हमारे पास 9a, और ये हो गया हमारे पास 16a, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16a, ये हो गया हमारे पास 16a। तो हमारे पास इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो 1 + 9 + 16 कितना हो गया 26 है, सॉरी, तो ये हमारे पास हो गया 26 है, ये हो गया हमारे पास 26 है इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 792 डिग्री 24 मिनट 25 सेकेंड, और लेकिन हमें क्या नॉर्मल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू चाहिए ए की, ना कि 26 ए की, तो 26 से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इसकी हो जाएगी ए इज इक्वल टू जो भी हमारे पास वैल्यू आई 792 डिग्री 24 मिनट 25 सेकेंड डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू जो भी आएगा हमारे पास वो आएगा 30 डिग्री 28 मिनट 37.9 सेकेंड। तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गई ए की। तो इसमें जब वेटेज नहीं था कोफिशिएंट था तो कोफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और फिर जितनी भी इक्वेशन है उनको सम करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एंगल ए हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 2 में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट भी है और वेट भी है, तो ये वाला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल में जैसे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है पहले है 30 डिग्री, ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री 30 डिग्री 28 मिनट 40 सेकेंड, जिसका वेट कितना है हमारे पास, वेट है 2, और दूसरा है 3a, ये हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी ये सही से चल नहीं रहा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सुधार लूँगा मैं। और जितने भी एग्जांपल्स हैं जैसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से रिलेटेड आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स ले रखे हैं, 5 केस थे ना हमारे, पाँचों के 5 केस हमारे पास इन एग्जांपल्स में सब फॉलो हो रहे हैं हमारे पास। तो हम इसमें नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। फिर एक और मेथड है जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस, अगर ये आपको ईजी लगेगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे यूज करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जितना भी गेट सिलेबस है वो सारा कवर कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, मैं उसका जो भी डाउट होगा आपका उसको क्लियर कर दूंगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तैयारी करते रहिए। थैंक यू।